हम लोग जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं और जीएसटी का फर्स्ट क्लास हम लोगों का है। तो जीएसटी पढ़ने से पहले आप लोग को हम फिर से टैक्स का हिस्ट्री समझा दें, क्योंकि टैक्स में हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं। तो टैक्स को हम लोग बोलते हैं कर, और टैक्स कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है। एक व्यक्ति को भारत में अगर रह रहा है तो अनिवार्य रूप से टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। अनिवार्य रूप से भारत की ज़मीन पर आप रह रहे हैं, भारत की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और भारत सरकार द्वारा दिए गए सारे बेनिफिट, चाहे हॉस्पिटल का फ़ायदा हो चाहे रोड का फ़ायदा हो, सब आप ले रहे हैं, तो भारत में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके लिए जो सुविधाएं आप ले रहे हैं, आप नहीं भी लेंगे तो भी पे करना पड़ेगा। अगर कोई सुविधा आप नहीं भी उठा रहे हैं तो भी आपको टैक्स पे करना होगा भारत में अगर रहते हैं तो। कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट का मतलब है कि अगर आप चाहेंगे कि हम भारत में कमाएं और टैक्स पे ना करें, ऐसा नहीं है। भारत में आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अनिवार्य रूप से भारत के हर नागरिक को टैक्स पे करना पड़ेगा और पे कर रहा है। टैक्स दो तरह के होते हैं। टैक्स का मीनिंग समझ गए? कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान क्या कहलाता है? कर कहलाता है। टैक्स दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता था बताइए? तो पहला आता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। क्या आता है? प्रत्यक्ष कर। और दूसरा टैक्स आता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको डीटी बोलते हैं, और ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अब समझिए, पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का हम ज़्यादा मीनिंग नहीं समझाएंगे, हम एक कहानी समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो व्यक्ति कमाता है, जिसके ऊपर उसका बोझ पड़ता है, वही सरकार को चुकाता है। यानी यहाँ जो व्यक्ति कमाने वाला होता है डायरेक्टली सरकार को देता है। देखिए कैसे जाता है। अगर सतीश कुमार कमा रहे हैं, एक पर्सन है, तो सतीश कुमार कमा रहे हैं तो हमारा टैक्स आप लोग भर देते हो क्या? हमको खुद जाके सरकार को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। यानी हम कमाते हैं और हम ही सरकार को चुकाते हैं। जो व्यक्ति कमाता है वो खुद अपना टैक्स पेमेंट जो है सरकार को देता है। तो ये कौन सा है? डायरेक्ट। बताओ, हम डायरेक्टली सरकार को दे रहे हैं या किसी चैनल के थ्रू दे रहे हैं? डायरेक्ट दे रहे हैं। हम कमा रहे हैं, हम दे रहे हैं। जो नहीं कमा रहा वो नहीं दे रहा। आप अभी अर्निंग नहीं कर रहे भारत में, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। कौन सा टैक्स नहीं दे रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग हैं जो कमाते हैं लेकिन एक लिमिट से कम कमाते हैं, तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता, वो भी टैक्स पे नहीं करते। तो डायरेक्ट टैक्स में याद रखिएगा, सब पर नहीं लगता है। डायरेक्ट टैक्स सारे लोगों पर नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब पर लगेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अब बोलेगा कि हम सर बहुत गरीब आदमी सर, तो भी टैक्स लगेगा। आप गरीब हो या अमीर हो, इनडायरेक्ट टैक्स आप सब पर लगेगा। आप लोग भी दे रहे हो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप सब दे रहे हो, लेकिन डायरेक्ट टैक्स आप नहीं दे रहे हो। डायरेक्ट टैक्स उसी पर लगता है जिसका इनकम साल भर में एक लिमिट से ऊपर रहता है। वो लिमिट हर साल बदलता रहता है। जिस व्यक्ति का इनकम या जिस पर्सन का इनकम एक साल में एक लिमिट से ऊपर रहेगा, वही व्यक्ति टैक्स पे करेगा। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। जिसका नहीं रहेगा नहीं पे करेगा। आप बताइए, 140 करोड़ के देश में अभी केवल 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स सही से पे कर रहे हैं। ओनली 4 करोड़ लोग। बाकी लोग क्या हैं? बाकी लोग नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं, वो इनकम तो अपने ना बताना पड़ता है सरकार को, तो वो अपना इनकम इतना बता देता है जितना टैक्स लिमिट है उससे कम बता देता है। अब टैक्स लिमिट सरकार रखती है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, वो अपना इनकम 4,99,000 बता दिया, तो उसको टैक्स देने का नौबत नहीं पड़ा। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति को नहीं चुकाना पड़ता, ये उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है जिसका इनकम इसके रेंज में आ जाता है। यानी जिसका इनकम एक लिमिट से ऊपर हो जाता है, उस व्यक्ति को अपने इनकम के ऊपर कौन सा टैक्स चुकाना होता है? डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो पर्सन इसको कमाता है वही पर्सन चुकाएगा। हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, हम ही जाकर सरकार को चुका रहे हैं। कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, एक कस्टमर है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन देता है? कस्टमर। कस्टमर है, एक सप्लायर है। हम लोग पैसा किसको देते हैं टैक्स का? सप्लायर को। और सप्लायर किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। ये है पूरा सिस्टम। बताइए, हम पेन खरीदे, पेन हम खरीदे तो पेन के साथ क्या किया? पेन का कीमत मेरे से दुकानदार लिया प्लस टैक्स जोड़ के ले लिया, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। तो इसका मतलब है पेन का कीमत कम रहा होगा। अगर 5 रुपये लिखा है इसमें और बगल में लिखा रहता है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो 5 रुपये में टैक्स जुड़ा होगा। तो मेरे से अगर दुकानदार 5 रुपया लिया तो मेरे से पेन का कीमत प्लस
टैक्स ले लिया। तो दुकानदार यानी कस्टमर देता है और टैक्स कौन लेता है? दुकानदार। लेकिन अपने पास नहीं रखता, वो टैक्स का पैसा उसका नहीं है, वो प्रॉफिट अपना पास रख लेगा, सारा पैसा रख लेगा। टैक्स का पैसा उसको क्या करना होगा? हर महीने गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो बताइए यहाँ पैसा किसका जा रहा है? पैसा कस्टमर का। किसके पास? ये बीच में खाली एक प्लेयर है कि एक से वसूलता है दूसरे को देता है। तो एक प्लेयर है कि एक जगह से टैक्स वसूल रहा है दूसरे को दे रहा है। कोई दिक्कत है? इसी चैनल को हम लोग बोलते हैं। बताइए यहाँ डायरेक्ट जा रहा है कस्टमर का पैसा सरकार के पास या इनडायरेक्ट? यहाँ डायरेक्ट क्या कस्टमर सरकार को पैसा दे रहा है या एक चैनल के थ्रू जा रहा है? तो यहाँ पे कौन सा टैक्स होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। अब मन में सवाल आप लोग का आ सकता है कि क्या ज़रूरत है सरकार को इस तरह से करने का? झूठे को परेशान सप्लायर को कर रखा है। डायरेक्ट अगर इसी को देने दे देता तो ऐसा भी तो हो सकता था। जैसे डायरेक्ट टैक्स में कितना अच्छा है, जो कमा रहा है वो चुका रहा है। तो क्या आप लोग के मन में आ रहा है कि कस्टमर डायरेक्ट नहीं सरकार को जमा कर सकता है? होता क्या है कि जो सप्लायर है वो हमारा पैसा खा जाता है, मालूम है कि नहीं? सप्लायर हम लोग सब लोग से टैक्स वसूल रहा है और ओरिजिनल बिल नहीं दे रहा है। और हम लोग भी लालची आदमी, बोलता है ओरिजिनल बिल नहीं लोगे तो इतने में दे देंगे, सस्ते में दे दिया। और सस्ते के चक्कर में ओरिजिनल बिल नहीं लिए हैं। ओरिजिनल बिल नहीं है तो सरकार को पता ही नहीं कि तुम्हारा टैक्स वो खा गया। अरे ओरिजिनल बिल काटेंगे तब ना सरकार को पता चलेगा हम कितना सेल कर रहे हैं। बिना बिल का तो सरकार को नहीं पता चला हम कितना सेल कर रहे हैं। ऐसे में सीधा का सीधा आपका टैक्स का पैसा खा गया। वो जान रहा है कि ठीक है, इसको 20 रुपये, अगर 380 रुपये सीमेंट का पैकेट है उसको बोल दो बिल नहीं लोगे 375 दे देंगे। 5 रुपये के चक्कर में 375 रुपये के ऊपर 18% GST खा गया है नहीं? 5 रुपये तुमको छोड़ा, 54 रुपये तुम्हारा खा गया। इसको बोलते हैं बुद्धि। तुम 5 रुपये के चक्कर में जाना, तो बिल मिलता तो क्या होता, नहीं मिलता तो क्या होता। मेरा तो 5 बच गया और 54 रुपये तुम्हारा खा गया। 54 रुपये से ऊपर आ जाएगा, 60 रुपये लगभग में आएगा, 18%। बात समझ गए? तो बिजनेसमैन वहाँ दिमाग लगाता है। तो क्या हम डायरेक्टली सरकार को जमा करते हैं? अगर हम भारत के अच्छे नागरिक होते कि सर हमारा पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाना चाहिए, तो क्या ये संभव था सरकार को इसको डायरेक्ट मोड में लेकर आने का? अगर डायरेक्ट मोड में लेके आएगी ना तो ज़िंदगी लाइन में गुजर जाएगी कस्टमर्स की। नहीं समझे? समझाते हैं, समझ में आएगा। आप सुबह सुबह उठे, टूथपेस्ट खरीदे कि ब्रश करना है, दुकानदार बिल पकड़ाया कि ये तुम्हारा बिल और ये टैक्स का अलग से बिल दे रहे हैं, जाओ सरकार को जमा कर दो। बड़ा शौक़ चढ़ा है सरकार को डायरेक्ट देने का। अब दुकानदार दे दिया तो आपको जमा करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी, आपके नाम पर टैक्स बन गया। तो आप गए। अच्छा, क्या अकेले कस्टमर आप ही आज दिन भर सुबह सुबह कुछ खरीदे होंगे या और लोग कुछ खरीदे होंगे? तो सब लाइन में लगा होगा। डिस्ट्रिक्ट मोड़ के बगल में टैक्स डिपार्टमेंट है, लाइन में लगा हुआ है टैक्स डिपार्टमेंट में। किसी तरह 9 बजे तक हमारा टैक्स फाइल हो गया। सुबह 6 बजे से लगे थे, 9 बजे तक टैक्स फाइल हो गया। भीड़ से निकले, बोले यार प्यास लगा, फिर पानी पीते थोड़ा। पानी लेने गए, दुकानदार बोला ये पानी का पैसा, ये लो पर्ची जमा करके आओ। फिर जाओगे जमा करने, फिर 3 घंटा लाइन में, तो ज़िंदगी लाइन में कट जाएगी। लास्ट में चिड़चिड़ा बोला नहीं देंगे पैसा, जेल जाएंगे पैसा नहीं देंगे। कौन लाइन में रोज़ खड़ा रहेगा? जी हम काम करें कि लाइन में खड़ा रहे? तो सरकार आपकी समस्या को समझती है कि अगर जनता से डायरेक्टली मांग दिया गया ना इस टैक्स को, तो जनता पागल हो जाएगी। क्या लगता है सारे लोग पागल हो जाएंगे कि नहीं? दिन रात लाइन में खड़ा करना हो तो सरकार समझती है कि जिससे पैसा ले रहे हैं उसको ठंडा रखना पड़ेगा, और ठंडा रखने के लिए ऐसा चैनल बनाते हैं कि उससे पैसा भी वसूल हो जाए और उसको पता भी ना चले। और ये चैनल सरकार ये बनाई है क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा है, सप्लायर तो कम है ना। बोलता ऐसा करो, सप्लायर की ड्यूटी कर दो कि तुम खाली कमाओगे, तुमको एक और काम देते हैं, तुम मेरा काम करो, तुम मेरा एजेंट बन के तुम उससे पैसा वसूलो, कस्टमर से वसूलो और हमको पे कर दो। तो याद रखिएगा यहाँ सप्लायर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में सप्लायर बहुत कम आता था। क्यों? क्योंकि पूरा टैक्स ही खा जाता था, पूरा टैक्स। कच्चा बिल में जब भी कच्चा बिल कटेगा खा जाएगा, किसी का कोई उपाय नहीं। सरकार अपना अधिकारी दिन रात नहीं ना बैठा कर रखेगी कि यार कितना कमा रहा है। कच्चा बिल में पता ही नहीं चलेगा कितना का माल बेचा। आज भी देख लीजिए, आप सोना का सामान खरीदिए, कच्चा बिल लीजिए, टैक्स ही नहीं लेगा, पता ही नहीं चलेगा कितना का बेचा। तो कच्चा बिल जो होगा उसमें कहीं भी उस सरकार को पता नहीं चल पाएगा कितना का बेचा है, इसलिए अभी भी खा जाएगा वो। ये सारा पैसा टैक्स का खा जाएगा। हम और आप सोच रहे हैं लेकिन ये अपना खा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, आपसे लिया लेकिन खा गया, सरकार को नहीं दिया। तो इसलिए सरकार कंपलसरी कर दी कि अब जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है या जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है उसको अपना बिल कंप्यूटर से निकालना होगा। और कंप्यूटर में अगर बिल निकल गया बाबू तो डिलीट नहीं होता है, और अगर डिलीट हो गया तो पेनाल्टी अलग से लगेगा। क्योंकि क्या डिलीट किया तुम बताओ? तो डिलीट कर नहीं सकते, कंप्यूटर बिलिंग नेसेसरी होता है, इसलिए सरकार नेसेसरी कर दी। जो कंप्यूटर बिलिंग करेगा वो टैक्स चोरी नहीं करेगा, और जो अभी भी पेपर बिलिंग कर रहा है वो टैक्स चोरी करेगा।
बात समझ गए? तो ये समझ में आया कि इनडायरेक्ट टैक्स इसको क्यों रखा गया था। अगर इसको सरकार डायरेक्ट में रख देती तो क्या समस्या आ सकती थी। ये डायरेक्ट में पॉसिबल है क्योंकि इनकम जनरेट करने वाले कम लोग हैं ना जिनको टैक्स पे करना है, लेकिन ये डायरेक्ट में पॉसिबल नहीं है। कहीं कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, क्या अंतर है, वो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे मेन एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ना है वो क्या है, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो मेन एग्जाम्पल पढ़ना है उसमें जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है, सीडी कस्टम ड्यूटी है। कोई दिक्कत है? क्या है? कस्टम ड्यूटी। पहला है जीएसटी और दूसरा क्या है? कस्टम ड्यूटी। कोई दिक्कत है? अब बताइए, जीएसटी तो हम लोगों को पढ़ना है, जीएसटी हम लोग को कस्टम ड्यूटी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को पढ़ना था। अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जितने पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे के सारे किसके अंदर शामिल कर दिए गए? जीएसटी के अंदर। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके अंदर शामिल कर दिए गए? जीएसटी के अंदर। पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, वैट होता था, इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, बॉर्डर टैक्स होता था, बहुत सारे टैक्सेस थे। सारे टैक्सेस को मिला के जीएसटी बना दिया गया। हम अभी बताएंगे आगे के क्लासेस में कि जीएसटी कितने सारे टैक्सेस को क्लब करके बनाया गया, यानी कितने सारे टैक्सेस को मिला के जीएसटी बनाया गया। ये हम आपसे आगे डिस्कस करने वाले हैं। आपको देखिएगा कि कितने सारे टैक्सेस हम लोग पर पहले लगता था। पहले 40 से 50% हम लोग टैक्स भरते थे। 10 रुपये का सामान में 5 रुपये टैक्स रहता था। अब सरकार उस टैक्सेस को कम कर दिया। अब बोलती है सिंगल टैक्स लगेगा, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? वन नेशन वन टैक्स। उसी के कॉन्सेप्ट पर जीएसटी आया है। लेकिन हम लोग को जीएसटी तो पढ़ना है, इसका तो पूरा खानदान पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, और कस्टम ड्यूटी अगर कुछ होता है तो इसको अभी भी जीएसटी के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या आखिर कारण ऐसा रहा कि कस्टम ड्यूटी को जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया? तो कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है बॉर्डर टैक्स। जब आप विदेश से सामान लाते हैं ना, जब भी आप विदेश से सामान मंगाएंगे तो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर टैक्स पे करना होगा, और वो टैक्स कहलाता है कस्टम टैक्स। सीमा शुल्क हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क। जब भी आप विदेश से सामान लाएंगे तो जिस भी रास्ते से भारत में घुसेंगे, 3 तरफ तो पानी है तो भारत में घुसने का रास्ता पानी वाला है, और एक तरफ जो है सड़क है तो सड़क से घुसेंगे। तो जिस भी रास्ते से आप भारत अपना सामान लेके आते हैं, आपको बॉर्डर के ऊपर टैक्स पे करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क जीएसटी के अंदर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, और विदेशी व्यापार को जीएसटी के अंदर शामिल करना बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि दूसरे देशों में तो अलग अलग कानून है। इसलिए भारत सरकार बोली कि जो विदेशी व्यापार है, बाहर वाला व्यापार है, उस पर तुम्हारे से अलग टैक्स लेंगे, और जब भारत के अंदर आ जाओगे तो तुमको भारत का नियम पालन करना होगा। भारत का नियम पालन करने के लिए तुमको जीएसटी पे करना होगा। तो इसीलिए याद रखना, बॉर्डर टैक्स को छोड़ के जीएसटी अभी सरकार शामिल कर दी इसमें। और बॉर्डर टैक्स अभी, यानी कस्टम ड्यूटी अभी भी जीएसटी के अंदर, कस्टम ड्यूटी को अलग रखा गया है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है आउटसाइडर के लिए, इनसाइडर के लिए नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया पूरा सिस्टम? अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस काम कैसे करता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से फंक्शन करता है टैक्स। एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टैक्स सिस्टम जो है वो फंक्शन कैसे करता है। तो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ये तो लिख सकते हैं आप लोग, इतना देर में लिख लिए होंगे। देखिए कैसे टैक्स सिस्टम काम करता है। सबसे ऊपर में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे ऊपर में, एमएफ बोलते हैं हम लोग इसको। भारत सरकार सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। नाम सुने वित्त मंत्रालय? वित्त मंत्रालय के सबसे हेड ऑफिसर होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। जो भी कौन है हमारे देश की वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण जी। चलिए ठीक है। तो वित्त मंत्रालय जो काम करता है, नहीं, सबसे ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार के नीचे फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक इनकम, कि कहाँ से पैसा सरकार के पास आएगा, इसको बोलते हैं रेवेन्यू, आय कहाँ से आएगा। और दूसरा एक्सपेंडिचर, सरकार कहाँ खर्च करेगी। तो हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स में खर्च के बारे में कोई बात नहीं है, टैक्स में इनकम के बारे में बात करना है।
इसलिए हम लोग एक्सपेंडिचर छोड़ दिए और कहाँ चले गए, इनकम। अब बताइए रेवेन्यू के लिए सरकार यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट 2 पार्ट बना रखा है, 2 पोर्शन है रेवेन्यू के लिए। 2 जगह से सरकार को इनकम आता है। कितने जगह से आता है? 2 जगह से सरकार को इनकम आता है। चलिए बताइए फर्स्ट प्लेस बता सकते हैं कौन सा है? पहला जगह जहाँ पे सरकार को इनकम मिलता है, पहला स्थान जहाँ से सरकार को इनकम मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं CBDT, और दूसरा होता है CBEC। CBDT का फुल फॉर्म तो आप लोग देख चुके हैं टेक्स्ट में, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक डिपार्टमेंट है जो पूरे डायरेक्ट टैक्सेस को मॉनिटर करता है, जिसमें आपका इनकम टैक्स कवर होता है। यानी इनकम टैक्स को पूरा मॉनिटर करने वाला, रूल्स बनाने वाला, इनकम टैक्स को इम्प्लीमेंट करने वाला, इनकम टैक्स को चार्ज करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट कहलाता है CBDT, जो किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कोई दिक्कत है? और दूसरा जो है CBEC है, और हम लोगों को यही पढ़ना है CBEC, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, हम लोग को यही पढ़ना है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है। सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऐसा एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट काम करता है। और इसी के अंदर आप लोगों को मिलेगा GST। इसके अंदर क्या था? CBDT के अंदर क्या था? हाँ, इनकम टैक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर आपको पढ़ना है GST। इसका मतलब है पूछेगा कि GST किसके अंदर आता है? CBEC डिपार्टमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सारे बच्चे रिपीट करेंगे, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम। और इसके अंदर खाली GST नहीं आता, इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी भी तो आएगा। इसी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही एक्साइज ड्यूटी ना आएगा, एक्साइज ड्यूटी इसी के अंदर आएगा। बोलता है एक्साइज ड्यूटी आएगा और कस्टम ड्यूटी, कस्टम और एक्साइज, सॉरी एक्साइज तो ख़त्म हो गया, कस्टम C ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी इसमें आएगा, एक्साइज ड्यूटी तो GST के अंदर शामिल हो गया। तो याद रखिएगा कि GST हम लोग यहाँ देखें कि GST का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ और कौन सा अमेंडमेंट में GST को लाया गया है। कोई भी कानून जब आता है, ये तो नया कानून है ना, 2017 में आया है, तो आप तो इस कानून के साक्षी रहे, गवाह रहे, आपको पता है आप क्या होश हो हवास में कानून बनाया गया है। तो जब भी कोई कानून बनता है तो कैसे बनता है बता सकते हैं आप उसका प्रोसेस? कानून कोई बनता है कैसे? मतलब कोई भी सरकार आएगी और अचानक बोल देगी कल से ये लग जाएगा तो लग जाएगा? नहीं, सबसे पहला संविधान में संशोधन होता है। फिर से सुनिएगा, सबसे पहला काम क्या होता है? संविधान में संशोधन होता है, क्योंकि इससे पहले कोई व्यवस्था टैक्स की भारत में तो थी। इससे पहले क्या लगता था बताइए? GST लाने से पहले भारत में क्या लगता था? इससे पहले लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या लगता था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। और वैल्यू एडेड टैक्स व्यवस्था को ख़त्म करके आप एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन करना पड़ेगा। तो बताइए GST कौन से संविधान संशोधन में लाया गया है? तो GST का संविधान संशोधन, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या हुआ था? तो इसका अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन बता सकते हैं कोई? बड़ा शुभ है, 101 अमेंडमेंट हुआ था संविधान का। यानी संविधान का इससे पहले 100 बार संविधान को संशोधित किया जा चुका है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारत का संविधान लिखा है, जब से लिखाया है, कब से लिखाया है, कब से लागू हुआ है? 1950 से लेके अभी तक 100 बार उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। यानी 100 बार सरकार उसमें छेड़छाड़ अभी तक कर चुकी है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने चेंजेस हो चुके हैं? 100, अभी और ज़्यादा हो चुके होंगे। लेकिन 2017 तक कितना नंबर था चेंज में? 101वां संशोधन था। तो सबसे पहले संविधान संशोधन का बिल आया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कौन सा होता है? लोकसभा छोटा सदन है या बड़ा सदन है? बड़ा कौन होता है, लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा बड़ा होता है, लोकसभा छोटा होता है। नहीं, हम जिनको चुन के भेजते हैं MP, वो छोटे सदन के मेंबर होते हैं। फिर वो छोटे सदन वाले मेंबर और राज्यों के मेंबर्स जो हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर। राज्यसभा बड़ा सदन होता है, उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, और लोकसभा के सभापति MP होते हैं, जो बाकी सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट करते हैं कि ये सभापति जो है चलाएंगे हमारे पूरे सदन को। तो सबसे पहले 101वां संशोधन हुआ सरकार का। पहले संविधान संशोधन का बिल आया, बिल को सारे पार्टी वाले लोग एक्सेप्ट किए, और फिर संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद ड्राफ्ट तैयार हुआ,
जिसको बोलते हैं जीएसटी ड्राफ्ट। जीएसटी कानून नहीं, ड्राफ्ट मतलब किसी ने ड्राफ्ट तैयार किया कि जीएसटी का मॉडल ऐसा होना चाहिए। फिर उसको लेके पार्लियामेंट में गया, उसमें डिस्कशन हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के जरिए। विपक्ष उसका कमी बताया, सत्ता पक्ष उसका अच्छाई बताया, फिर मिल के फिर से एक बढ़िया बिल बनाया और तब बना ड्राफ्ट को क्या बना दिया, बिल बना दिया कि अब तो डिस्कशन हो गया, अब तो कोई लफड़ा नहीं है। विपक्ष वाला भी जो बात बोल रहा था कि ये गलत है उसको सरकार ठीक कर ली, तो उस ड्राफ्ट को बिल बना दिया। अब बिल पर होगा लंबा डिस्कशन। अगर बिल पार्लियामेंट से पास हो गया, लंबा डिस्कशन हुआ, जो गलती थी उसको ठीक किया, मान लो लोकसभा से पास हो गया बिल, तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा में फिर गया, फिर वहाँ इसी तरह से सारे मेंबर्स के पास एक का कॉपी जाएगा, फ़ोटो कॉपी उसका प्रिंट करके सारा मेंबर जो है उसको पढ़ेगा, स्टडी करेगा, फिर 4-5 दिन पढ़ने का समय मिलता है, फिर उस पर डिस्कशन होगा, सदन चलेगा, डिस्कशन होगा, फिर विपक्ष वाला वहाँ क्या करेगा, विरोध करेगा, उसकी कमियों को छांटेगा कि क्या कमी इस बिल में है। विपक्ष का काम क्या है, विरोध करना, और सत्ता पक्ष उसका तारीफ करेगा और उसमें डिस्कशन। जरूरी विरोध करना, विरोध नहीं करे तो गलत कानून बन जाएगा। तो ऐसे में फिर डिस्कशन होता है। ये पूरा डिस्कशन होने के बाद अगर राज्यसभा से भी पास हो गया, इसका मतलब है कि सारे एमपी चाहते हैं, लगभग एमपी चाहते हैं कि ये बिल सही है, इसको आगे भेजा जाना चाहिए। तो जब लोकसभा से पास हो उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होने पर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति फिर उस बिल को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये बिल जनता के हित में है या नहीं। अगर लगता है राष्ट्रपति को जनता के हित में है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, साइन करके भेज देंगे। और जैसे साइन होगा वैसे ही वो बिल, तब तक बिल था, जब तक साइन नहीं हुआ था तब तक जीएसटी बिल था, और जैसे साइन हुआ कानून बन गया और उसका नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया में आ गया। भारत का जो अपना गैजेट होता है उसमें छप गया। जितने कानून होते हैं वो हिंदुस्तान और प्रभात खबर में नहीं छपता है, ये इसके छपने के लिए अलग एक पत्रिका है, एक अलग पेपर है जिसको बोलते हैं गैजेट्स ऑफ इंडिया। भारत का राजपत्र उसी में छपता ही है ना। नहीं तो प्रभात खबर में ढूंढ रहे हैं 2017 में किधर जीएसटी बिल, कुछ नहीं। प्रभात खबर में एक छोटा सा लाइन छपेगा कि कल से होगा भारत में जीएसटी लागू, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या होता है जीएसटी, प्रभात खबर नहीं बताएगा आपको। उसके लिए गैजेट ऑफ इंडिया पूरा का पूरा गैजेट्स में छपा रहेगा, पूरे ड्राफ्ट। आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए जाके, गूगल ने इंटरनेट में तो अवेलेबल है। आप पूरा गैजेट्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, पूरा ड्राफ्ट उसमें है, उसको पढ़िएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जितने लोग जीएसटी के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो उसी को पढ़ के करते हैं। अब मान लीजिए राष्ट्रपति अगर उसको छोड़ देता, वो रिजेक्ट कर देता कि नहीं ये बिल ठीक नहीं है, तो फिर वो बिल कहाँ चला जाता है, फिर वो बिल चला जाता है निम्न सदन में, लोअर जो असेंबली है, तो लोअर असेंबली मतलब लोकसभा में। फिर लोकसभा से पास होता, फिर राज्यसभा में जाता, फिर राज्यसभा से पास होता, फिर राष्ट्रपति के पास जाता दोबारा। तो जब दोबारा कोई बिल राष्ट्रपति के पास चला जाए तो राष्ट्रपति के पास ताकत नहीं है कि उस बिल को रिफ्यूज़ कर दे। फिर राष्ट्रपति को दूसरी बार हाँ हंस के या रो के साइन करना ही पड़ेगा। मतलब अगर 2 बार वो जो एमपी चुन के आए हुए हैं, जो मतलब अपने क्षेत्र से जनता के प्रतिनिधि जो हैं, वो 2 बार अगर उस बिल को सही बोल रहे हैं तो राष्ट्रपति कभी भी उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। पहली बार रिफ्यूज़ कर सकते हैं, दूसरी बार रिफ्यूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का तरीका। तो बहुत ही छोटे कम शब्दों में हम आपको पूरा संविधान बनने का, संविधान में कोई बिल बनने का तरीका बता दिए कि कोई कानून बनता कैसे है। तो कौन सा संशोधन था, संशोधन नंबर 101 पूछा जाता है कि संशोधन नंबर 101 सबसे पहले किया गया और ड्राफ्ट तैयार किया गया। उस ड्राफ्ट को पर डिस्कशन हुआ, डिस्कशन करने के बाद हिस्ट्री पूछा जाता है कि कैसे भारत में जीएसटी को लेके बहुत विवाद हुआ है, बहुत विवादित मुद्दा है। कितना बार ये बन के छटक जा रहा था, जबकि हमारे देश को चूँकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हमारे देश के लिए जीएसटी बहुत ज़रूरी था। और बहुत बार ऐसा मामला आया था जब फाइनल होते होते छटक जाता था, मामला हट जाता था और फिर से वो बिल ख़त्म हो जाता था, फिर सरकारें बदल जाती थी, बिल वैसे ही पेंडिंग रहता था। ये बहुत पहले से बिल चल रहा है, हम देखेंगे हिस्ट्री दिखाएंगे आपको कि कब से बिल चल रहा है। कभी कभी लास्ट स्टेज में होकर चुप लगा देता था। तो ये कि है ना, फाइनली 2017 में लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में एक साथ ये कानून लागू है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भी शामिल करना है, यानी जम्मू कश्मीर को शामिल करते हुए पूरे संपूर्ण भारत में ये कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ये पूरा अमेंडमेंट आपके सामने रहता है। अब हम लोग चलते हैं अपने बारे में। देखिए जो हम आपको पढ़ा रहे थे, इतना जो स्टोरी बता रहे थे, आपके नोट्स में अवेलेबल है या नहीं? ये काम मेरा नहीं है, ये सारा कुछ आपके पास जाएगा, आपके पास ये नोट्स प्रिंटेड रहेगा
और उसी नोट्स में जो हम एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे थे उसको फुट नोट करके लिखते जाना है। तो दोबारा लिखने का नौबत नहीं, नोट्स भी साथ ही साथ बन जाएगा। समझ में आया? कोशिश में हम लोग ये हैं कि आपके पास ये प्रिंट आउट फॉर्म में रहेगा और जो हम समझाएं यहाँ पे वाइट है ना, यहीं पे उसको लिख देना है तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर। बताइए टैक्स के बारे में वही ना बताएं, टैक्स कितने तरह का बताएं। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या है, फर्स्ट पढ़िए, इसका फीचर्स दिखा है, साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर का क्या फीचर्स है, क्योंकि हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पहला क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स से क्या फ़ायदा होता है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इट बोलता है इट प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। अच्छा, अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएगी तो क्या लगता है सरकार सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम चला पाएगी? डायरेक्ट टैक्स के भरोसे सरकार रोड बना पाएगी? डायरेक्ट टैक्स जानते हो कितने लोग देते हैं? सही से देखो तो 2 से 3 करोड़, जनसंख्या 140 करोड़, सबको बढ़िया रोड चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं देना ईमानदारी से। क्या लगता है भारत में केवल 3 करोड़ ही लोग ऐसे हैं जो टैक्स देने लायक हैं, जिनका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है? अरे वो 3 करोड़ में मत टेंशन लो, 2 करोड़ तो नौकरी वाला है जिसको सरकारी नौकरी दिया हुआ है, तो कुछ बोल ही नहीं सकता। 70,000 सैलरी रिसीव करेगा, बोलेगा हम सर नहीं कमाते हैं, बोलेगा? तो 70,000 रिसीव करे बोलेगा अच्छा ठीक है हम ही कौन देना है, तो तुम कितना कमाता है, बोलता है सर 3 लाख, बोले इसको 3 लाख सैलरी दो साल में, तो सरकारी नौकरी वाला भरेगा ना, तो मजबूर है। मतलब है कि बहुत कम, अगर सही से देखा जाए तो 50 लाख लोग भी, यानी 1 करोड़ लोग मान के चलो जो नौकरी पेशा में नहीं है, उसके बावजूद भी टैक्स दे रहा है, सिर्फ 1 करोड़ होगा। बाकी जनसंख्या क्या है, सब लोग टैक्स के रेंज में आता है। अभी अगर पुराने सिस्टम में देखें तो 3 लाख तक टैक्स नहीं है। मतलब समझते हो 3 लाख का मतलब 20,000 रुपया महीना। क्या लगता है बहुत सारे लोग हैं जो 20,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। तो सरकार डायरेक्ट टैक्स के भरोसे नहीं रहती, इनडायरेक्ट टैक्स के भरोसे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अगर आता है सरकार को, वहाँ गरीब हो अमीर हो सब आदमी को टैक्स देना पड़ेगा। उसी टैक्स से रोड बनेगा, उसी टैक्स के पैसे से स्कूल बनेगा, उसी टैक्स के पैसे से हॉस्पिटल बनेगा, सारा काम उसी टैक्स के पैसे से होना है। तो जितना टैक्स लगेगा उतना ही सरकार क्या करेगी, सोशल वेलफेयर का काम करेगी, सामाजिक कल्याण का काम करेगी। दूसरा नंबर क्या है, सरकार के रेवेन्यू का मेजर सोर्स है, मेन सोर्स है पैसा आने का, यानी सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, मेजर सोर्स कहाँ है, सबसे ज़्यादा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स से सरकार को पैसा नहीं मिलता, इनडायरेक्ट से मिलता है। एक महीने में नहीं देखते हैं 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ का कलेक्शन एक महीने में सरकार का। और तीसरा क्या है, अच्छा अगर मैं मान लो कि इन्फ्लेशन बढ़े या घटे, क्या ये टैक्स में कोई कमी होगी? मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो क्या लगता है ये टैक्स कम होगा सरकार का? क्यों? अगर जैसे कोरोना में इनकम घट गया, हम लोग नहीं पढ़ाएं ट्यूशन, 9 महीना 10 महीना पढ़ाए नहीं, टैक्स नहीं दिए। यानी अगर इन्फ्लेशन आता है या कोई परिस्थिति आती है तो एक आदमी जो कमाएगा ही नहीं। अब बताओ कितने बिजनेसमैन जो टैक्स देने वाले थे, बिजनेस ही नहीं चला उसका, तो टैक्स नहीं फाइल किया, पूरा काहे का फाइल करें, मेरा कमाई नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स तो डिपेंड करता है कमाई के ऊपर, कमाई नहीं होगा तो नहीं देगा। लेकिन ये कभी रुक सकता है? ऐसा कभी होगा कि खाएगा नहीं लोग? ऐसा कभी होगा कपड़ा नहीं खरीदेगा? सर ये कैसे रुकेगा? ये तो कोरोना में भी रगड़ के खाए हम। खाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, सामान कुछ भी इस दुनिया में खरीदो, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक टैक्स देना पड़ेगा। तो बताओ ये कभी रुक सकता है सरकार का? इनकम टैक्स रुक सकता है? इनकम अगर लोग नहीं कमाएगा तो टैक्स फाइल नहीं करेगा। आगे क्या लिखा है, करों के बोझ का हस्तांतरण। बताइए यहाँ पे क्या करता है, कर का बोझ कोई दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित कर सकता है? नहीं कर सकता है। नीचे क्या है, इसका रेंज बहुत वाइड है, यानी बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है। और सबसे लास्ट में है हॉस्टाइल इन नेचर, यानी स्वभाव का प्रतिकूल होता है, जस्ट रिवर्स होता है, या अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, अगेंस्ट होता है। ये आपको देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब नीचे लिखा है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अभी हम आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं। देखो पढ़ लें, प्रत्यक्ष कर सीधे करदाता द्वारा किसको दिया जाता है, सरकार को। डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, यानी डायरेक्ट हम टैक्स पेयर क्या करता है, गवर्नमेंट को दे देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में बोलता है अप्रत्यक्ष कर अंशतः वस्तु एवं सेवाओं को अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले सप्लायर को देते हैं, और सप्लायर किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। अब दूसरा बोलता है कर का बोझ ट्रांसफ़र इसमें नहीं कर सकते, अगर टैक्स मेरे ऊपर चार्ज हुआ है तो हम ही को भरना पड़ेगा, और इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें टैक्स चोरी संभव है, आप टैक्स चोरी कर सकते हैं, कमाएंगे और नहीं बताएंगे तो टैक्स चोरी कर सकते हैं, इसमें टैक्स चोरी कर सकते हैं।
अरे पेन खरीदोगे तो टैक्स दोगे ना, क्या चोरी करोगे इसमें? इसमें तो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें टैक्स चोरी की संभावना बहुत कम रहती है। हाँ, चोरी कौन कर सकता है? आप नहीं कर सकते, सप्लायर मार सकता है, आपका पैसा वो कमा सकता है। तो यहाँ सप्लायर टैक्स चोरी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे टैक्स चोरी ज़बरदस्त होती है, लोग छिपा देता है अपने इनकम को। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट क्यों लगता है ज़्यादा? संचालन का लागत, यानी इनकम टैक्स को चलाने में ज़्यादा खर्चा है, और इसको चलवाने में सरकार को खर्चे नहीं है। बोलता क्या है? कम प्रशासनिक लागत है। क्यों? क्योंकि इसमें टेंशन कौन ले रहा है जानते हो? सप्लायर ले रहा है। सारा पैसा झारखंड से, बिहार से जुगाड़ कर करके सप्लायर पहुंचा रहा है सरकार के पास। मतलब सरकार अपना समझो घर खोल के बैठी है, 5 गो आदमी है और सब वो लोग ला के पैसा देता है, ये ऐसा सिस्टम है। और इसमें अगर 3 करोड़ कस्टमर हैं तो 3 करोड़ लोग फाइल किया, तो मान लो जी हम अपने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स फाइल किए, तो हम सही किए कि गलत किए कैसे पता चलेगा? तो सरकार उसके लिए असाइनिंग ऑफिसर रखी है, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स बना के रखी है। तो हमारा जो ITR है, इनकम टैक्स फाइल किए, वो किसी एक टैक्स ऑफिसर के पास जाएगा कि सतीश कुमार का आप देखो, और हर बार वही मेरा देखेगा, हर बार मेरा वही देखेगा। अब वो क्या करेगा जानते हो? हम जो टैक्स फाइल करके दिए हैं उस हिसाब से मेरे इनकम पर, जितना इनकम हम बताएं सर हम 6 लाख रुपये कमाते हैं, तो 6 लाख रुपये इनकम पर वो टैक्स फाइल करके खुद देखेगा कि मेरे हिसाब से तो दिखा दिए सर मेरे हिसाब से 30,000 टैक्स बनता है, ले लीजिए। वो आदमी देखता है कि मेरे हिसाब से, यानी उसके हिसाब से टैक्स कितना बनता है। अगर उसके हिसाब से 35,000 बनता है तो 5,000 मांगेगा कि भाई तुम गलत फाइल किए हो, तुम्हारा मेरे हिसाब से 35,000 बनता है, तुम हमको 30,000 दे रहे हो। और अगर इनकम टैक्स के हिसाब से 25,000 बनता है और आप 30,000 दे दिए तो 5,000 वापस कर देगा कि तुम्हारा टैक्स असेसमेंट गलत है, तुमने गलत तरीके से टैक्स निकाला है। तो 99% केसेस में ऐसा होता है कि जो हम फाइल करके देते हैं उसका भी वही बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जनरली फाइल चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराते हैं, तो CA जानता है कि कैसे उसको यूज़ करना है, तो वैसा ही फाइल करके देता है कि वो भी उतना ही फाइल करेगा। तो ये भी एक समस्या रहेगी। नीचे क्या है, क्या लिखा है? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है और ये जो है रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में बोलता है कि जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ता जाएगा टैक्स का रेट क्या होता है? बढ़ता जाता है। कम कमाओ कम टैक्स दो, मतलब कम कमाओ तो नहीं दो, थोड़ा और कमाओ तो थोड़ा टैक्स दो। याद है ना? 0 से 5 लाख नील, 5 लाख से 7.5 लाख, फिर 7.5 से 10, फिर 10 से ऊपर, मतलब 0%, 5%, 10%, 20% और 30%, यही ना रेट था। जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता था वैसे वैसे इसमें टैक्स क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और इसमें बोलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा इसमें टैक्स क्या होगा? घटेगा। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकम बढ़ेगा तो खर्चा घटेगा, टैक्स घटेगा? बताइए जी। इनकम के बढ़ने से इनडायरेक्ट टैक्स, एक आदमी, मेरे बारे में सोच लो, मेरा इनकम अगर बढ़ जाएगा तो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स घट कैसे जाएगा? नहीं समझे? इनकम के बढ़ने से टैक्स कम क्यों लगेगा? अरे भाई साहब, इस दुनिया में ज़रूरी आवश्यक चीज़ है, जो आप कमाओ या ना कमाओ खरीदना तो पड़ेगा, हाँ या नहीं? कोई आदमी नहीं कमाता है तो भी खरीदता है, हम कमा रहे हैं तो हम भी खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए हम 10,000 कमा रहे हैं, 8,000 का खर्चा कर रहे हैं, मेरा इनकम 10 से 20 हो जाएगा, क्या लगता है 16,000 खर्चा करेंगे? नहीं, 10,000 तो मेरा नेसेसरी चीज़ है, 1-2 हज़ार और बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद बाकी पैसा क्या करेंगे? सेविंग करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा, हम खर्च उस हिसाब से नहीं बनाते, तो जब खर्च उस हिसाब से नहीं बढ़ाते तो टैक्स भी नहीं बढ़ता है, तो टैक्स उल्टा ना लगेगा। जैसे जैसे लोग कमाएगा टैक्स घटने लगेगा, कम कमाएगा तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सारा सामान, सारा जो पैसा है वो खर्च कर देगा। और जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ना शुरू होगा, एक लिमिट तक खर्च करेगा, उसके बाद सेविंग के ऊपर ध्यान देगा, खर्च कम करेगा तो टैक्स उसका कम लगेगा। तो यहाँ जो टैक्स का नेचर होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, नहीं बढ़ते, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। और ये जो है डिग्रेसिव होता है, नहीं घटता जाता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स वैसे वैसे क्या होगा? घटता चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगले क्लास में हम आपको फिर से शुरू करेंगे GST के बारे में, कि GST क्या है और GST कैसे चार्ज होगा, GST का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हर बात को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।